वेलकम बैक दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं हूं सोनू शर्मा, जो आपको कंप्लीट पॉस्ट डोमेन का करवाने वाला हूं। और आज हम मॉड्यूल नंबर 4 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि मेक आउटबाउंड कॉल्स के बारे में रहेगा। एंड कम्प्लीटली जो मॉड्यूल नंबर 4 का हमारे पास नाम है वो मेक आउटबाउंड कॉल टू द कस्टमर रहने वाला है। ठीक है जी। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम मेरे हिसाब से ये वीडियो चल रही है यहाँ पे। और अभी रिसेंटली बैक टू बैक डोमेन जो आपकी बुक है उसकी कंप्लीट लेक्चर हम अपलोड कर देंगे विद इन 5 to 6 डेज़ के अंदर। और उसके हिसाब से आप फिर अपनी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं और लर्निंग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन में रहेगा कि कोल्ड कॉल क्या होती है, और उसके बारे में हम आगे स्टार्ट करेंगे, या फिर आउटबाउंड कॉल क्यों ही करते हैं, इन चीज़ों से हम शुरुआत करेंगे। और लेट्स कंप्लीट अवर चैप्टर मॉड्यूल नंबर 4। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग क्या है? ठीक है जी। कोल्ड कॉलिंग सबसे पहले हमारे पास पोटेंशियल कस्टमर को ढूंढने का एक ऐसा तरीका है कुल मिलाकर के। ठीक है जी। तो जिसमें हम पोटेंशियल कस्टमर को ढूंढते हैं जिन्होंने हमारी कंपनी के बारे में पहले से जानने की कोई कोशिश ना की हो, और साथ के साथ उनके अंदर जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर है उनसे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग करवाई जा सके। हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग के थ्रू बोल लीजिए, या फिर कोल्ड कॉलिंग के थ्रू बोल लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करवाना हमारा मेन पर्पज़ वहाँ पे रहता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोल्ड कॉलिंग इज़ द एस्केलेशन of the potential customer who had to the prior interaction with the सेल्स पर्सनस। ठीक है, जो सेल्स पर्सन के साथ इंटरेक्शन करता है, जो कि हमारा पोटेंशियल कस्टमर रहेगा। और नीचे हिंदी में भी दिया गया है, अगर आपको समझने में कोई परेशानी हो इंग्लिश को तो वहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है जी। ए फॉर्म ऑफ द टेली मार्केटिंग एंड कोल्ड कॉलिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ ए मार्केटिंग। तो ये जो हमारा कोल्ड कॉलिंग है, ये सबसे बेसिक और बुनियादी एक प्रोसेस है जिसमें हम मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, जिसको हम टेली मार्केटिंग भी बोलते हैं। इन द अदर केस अगर हम देखें कोल्ड कॉलिंग की बहुत ही सिंपल सी भाषा में, एक कोल्ड कॉलिंग इज द इंट्रोडक्शन होता है। ये एक प्रकार का क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है टू इनिशियल मार्केटिंग इंटरेक्शन विद द कस्टमर। कस्टमर से हमारा मार्केटिंग अगर करवाना है तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, ये इंट्रोडक्शन ही होता है एक प्रकार का। कोल्ड कॉलिंग क्या होता है, एक प्रकार का इंट्रोडक्शन होता है जब हमारे कस्टमर के साथ जब हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसको जब हमको कोल्ड कॉल के थ्रू हम अपने कस्टमर्स को इम्प्रेस भी कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से समझा सकते हैं, जिससे हमारी जो बिक्री होगी, हमारी कंपनीज के जो प्रोडक्ट होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल किए जा सकते हैं। ठीक है जी। बाकी आप अपनी डेफिनेशन, अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है तो आपकी स्क्रीन पे दिखाई गई है, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए, कोल्ड कॉलिंग मेरे हिसाब से मैंने ठीक ठाक बता दिया आपको। ना ही ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट लैंग्वेज है। तो लगभग सा हमारे पास क्या है, इसमें कोल्ड कॉलिंग में सिंपल सा ये है कि हम नए कनेक्शन बनाते हैं अपनी कंपनीज के लिए। न्यू कस्टमर बनाने के लिए जो कॉल की जाती है उसको कोल्ड कॉलिंग कहते हैं। सिंपल सी बात ये है। ठीक है जी। आगे वाले में बढ़ते हैं हम, और कोल्ड कॉलिंग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। और कोल्ड कॉलिंग के इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम देखेंगे हाउ टू डिलीवर ए कोल्ड कॉल। कोल्ड कॉल करने के लिए कैसे उसकी प्रेपरेशन कैसे होती है, या फिर उसके मेन थॉट्स हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एक ऑप्शन, डू रिसर्च। डू रिसर्च में सिंपल सा मेथड ये है कि आपके पोटेंशियल कस्टमर है कहाँ पे, उस एरिया की रिसर्च करना। आपकी कंपनी कहाँ पे होगी, उस कंपनी का जो हेड क्वार्टर मान लीजिए, या फिर जहाँ पे वो कंपनी काम करेगी, लाइक हम चंडीगढ़ में मान लेते हैं, फतेहाबाद में मान लेते हैं, सिरसा में मान लेते हैं, हरियाणा में मान लेते हैं, राजस्थान में मान लेते हैं। आपका पोटेंशियल कस्टमर आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेंगे, उस चीज़ की रिसर्च करना। ठीक है, और पेन पॉइंट्स को एड्रेस करना। कस्टमर के प्रोडक्ट को अगर हम सेल कर रहे हैं तो या तो कब खरीदता है कस्टमर, या तो उस चीज़ से उसको डर लगता हो कि मेरे पास अगर ये चीज़ नहीं होगी तो ये हो जाएगा, है ना। तो कुछ ना कुछ डर के कारण, या फिर उसके मतलब नीड के अकॉर्डिंग, या फिर उसका जो डिज़ायर होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ही वो कस्टमर क्या आएंगे, हमारे कस्टमर होंगे। उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ही कस्टमर जो होंगे हमारी कंपनी को आगे वर्क करवाने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमको करना है डू रिसर्च कि आपकी कंपनी और आपके कस्टमर है कहाँ पे, पहले वो रिसर्च करेंगे, एंड देन वी गो फॉर द कनेक्शंस। ठीक है।
फिर हम क्या करेंगे, फाइंड कनेक्शंस करते हैं। हमको जैसे मार्केटिंग करवाने के लिए हमारे पास होते हैं, या फिर जो पोटेंशियल कस्टमर जो हमारे होंगे उनको अपनी ओर आकर्षित करने के जो प्लान्स होते हैं वो हमारे फाइंड कनेक्शन के अंदर भी आते हैं। ठीक है जी। और सबसे पहले हम जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, उनके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपने कनेक्शंस को फाइंड कर सकते हैं, जिससे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, प्रोडक्ट सेल होंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्रिएट स्क्रिप्ट। क्या आता है इसके बाद में हमारे पास क्या आता है, क्रिएट स्क्रिप्ट आता है। क्रिएट स्क्रिप्ट में हमारे पास क्या होएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, क्रिएट स्क्रिप्ट ये आता है हमारे पास। क्रिएट स्क्रिप्ट आने के बाद सबसे पहले हमने प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड किया। अभी आपके रिसेंटली एक जो टेस्ट हुआ होगा इंस्टीट्यूट के अंदर, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन था जिसमें सीरियल नंबर पे लगाना था, क्वेश्चन नंबर 15 जो आपका रहा है। ठीक है। उसके अंदर डाला गया था कि आप एक कोल्ड कॉलिंग कैसे डिलीवर करते हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन करना था। तो उसमें सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप आता है वो आता है प्रोडक्ट को पहले अंडरस्टैंड करेंगे। प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद हम स्क्रिप्ट बनाते हैं। स्क्रिप्ट बनाने के बाद हम आगे वाला जो स्टेप उसके अंदर था कि हम कॉल को ट्रांसफ़र करेंगे कस्टमर के पास, कॉल करेंगे हम कस्टमर को, है ना। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दिया होगा जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। ठीक है जी। तो उसमें जो क्रिएट स्क्रिप्ट था जो हमारा सेकंड नंबर का स्टेप था, इसमें तीसरे नंबर पे स्टेप दिया गया है। ठीक है जी। क्रिएट स्क्रिप्ट क्या है, सबसे पहले आप अपने इंट्रोडक्शन देंगे, अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन देंगे, और आपके प्रोडक्ट जो है, आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी बुनियादी जानकारी उस स्क्रिप्ट में होगी, ताकि कस्टमर को कन्विंस किया जा सके। ठीक है जी। और उसको प्रोडक्ट सेल किया जा सके। उसके बाद में प्रैक्टिस योर कॉल करने से पहले प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है जी। प्रैक्टिस योर कॉल को समझाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, और ना ही इतने आप मेरे हिसाब से ठीक ठाक से बच्चे हैं हमारे पास, तो उसके हिसाब से हम देखें तो प्रैक्टिस योर कॉल, प्रैक्टिस का मतलब आपको पता होगा अभ्यास करना है। आपको बार बार अभ्यास करना है आपकी कॉल को। ठीक है। कि जैसे आप कॉल कस्टमर को ही कर रहे हैं, वैसे डेमो कॉल्स होते हैं जिसे, तो वैसे ही आपको क्या करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है अपने कॉल्स की। उसके बाद में हमारे पास है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ का मतलब क्या है कि आप अपना नाम बताएंगे और आप अपनी कंपनी का नाम बताएंगे। ठीक है जी। तो सिंपली जैसे मैं बोल सकता हूँ कि आई एम सोनू शर्मा फ्रॉम पेटीएम कंपनी। तो ये मेरा एक छोटा सा क्या है, इंट्रोडक्शन है इन द स्क्रिप्ट के माध्यम से। वैसे इंट्रोडक्शन 10 लाइन का भी हो सकता है, 20 लाइन का भी हो सकता है, वो आपकी चॉइसेस है। उसके बाद में आता है एक्सप्लेन वाई आर यू कॉलिंग। एक्सप्लेन वाई आर यू कॉलिंग का मतलब क्या है कि कस्टमर को बताना कि ये कॉल क्यों की गई है। सिंपल सी बात यही है। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास जो क्रिएट पर्सनलाइजेशन होता है वो हम नहीं देख रहे हैं एक बार के लिए। क्रिएट पर्सनलाइजेशन को हम आगे भी देखेंगे। क्रिएट पर्सनलाइजेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसा कोई उसको एम्पैथी दिखाना, है ना, सिंपैथी देना किसी कस्टमर को, ये चीज़ें उसमें आती हैं। तो ये हमारे क्वेरी के टाइम जो होता है, फ्रस्ट्रेटेड जो कस्टमर होता है उनके लिए हम यूज़ करते हैं जनरली। तो लास्ट हमारा क्या था, क्रिएट एक्सप्लेन वाई आर यू कॉलिंग। तो आप सिंपली खुद को कमिट कर लीजिए कि आप वहाँ पे कॉल क्यों कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास CRM से रिलेटेड है। व्हाट चैलेंजेस डू बिजनेस फेस विदाउट वन CRM। ठीक है। CRM का मतलब क्या है, कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंपनी को रन करवाने के लिए, कंपनी के जितने भी कस्टमर्स हैं उनके साथ उनके रिलेशंस कैसे हैं कंपनी के, उनको मैनेज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए कि कंपनी को क्या करना चाहिए, या प्रीवियस ईयर्स के अंदर कंपनी ने कौन से डिसीजन लिए जिससे उनको बेनिफिट हुआ या फिर लॉसेज हुए, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है। उसमें सभी की सभी चीज़ों को देखा जाता है, वो होता है CRM। ठीक है। बेसिकली CRM क्या होता है, CRM कस्टमर की क्वेरी को एक्सेप्ट करता है, कैटेगराइज करता है, और उनकी क्वेरी का सॉल्यूशन करवाने में हमारी क्या करता है, मदद भी करता है, साथ में ट्रैक भी करता है कस्टमर की कंप्लेंट्स को कि वो कहाँ तक सोल्व हो चुकी हैं। ठीक है। और CRM को सिंपली इंटीग्रेट भी कर दिया गया है CMS सॉफ्टवेयर के साथ। CMS सॉफ्टवेयर था पहले, उसके साथ इंटीग्रेट किया गया था CRM को, और CMS सॉफ्टवेयर को ही साथ के साथ किसके साथ इंटीग्रेट कर दिया गया था, हेल्प डेस्क ड्राइव के साथ, और जो सेल्फ ड्राइव होती हैं उनके साथ, सेल्फ हेल्प ड्राइव जो होती हैं उनके साथ में उनको इंटीग्रेट कर दिया गया था। ठीक है जी। तो अभी हम देख रहे हैं कि अगर हम एक CRM का यूज़ ना करें, क्या ना करें, एक बिजनेस जो है या फिर BPO इंडस्ट्रीज़ के अंदर कॉल सेंटर है, अगर वो CRM का यूज़ ना करे तो उसको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं विदाउट CRM। ठीक है जी। सबसे पहला हमारे पास जो
सबसे पहले हमारे पास आता है कि लीड जो हमारे पास होती है, डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको लीड को फ्लो करना, मेंटेन रखना उस लीड को जो हमारे कस्टमर्स के साथ है। ठीक है जी, सबसे पहला पॉइंट यही है। उसके बाद में सबसे आसान जो अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, कस्टमर का डाटा है हमारे पास बिखरा हुआ रहेगा। अगर हम सीआरएम का यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। अगर हम सीआरएम का यूज़ नहीं करते तो अनऑर्गेनाइज्ड डेटा हमारे पास क्या रहेगा। जैसे कि एक ये मान सकते हैं कि हमारे पास एक कंपनी के अंदर 1 लाख कस्टमर हैं, ठीक है, और उनकी 1 लाख फाइलें भी हमको बनानी पड़ेंगी, तो हम सॉफ्ट कॉपी में रख कर के ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, या फिर फिजिकली हार्ड कॉपीज़ के अंदर एक पूरा रूम लगाना पड़ेगा, 1 लाख फाइल्स को हमको अरेंज करके रखना पड़ेगा, है ना। तो पूरा का पूरा अनऑर्गेनाइज्ड डेटा रहेगा। और इन द अदर केस अगर हम सीआरएम के अंदर वो हमारा सर्वर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन डाल दें, जो कि सीआरएम से हम देख सकते हैं, तो वो उस फॉर्मेट में हमारा क्या रहता है, ऑर्गेनाइज्ड रहता है। तो अगर हम सीआरएम का यूज़ नहीं करते हैं तो हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड डाटा रहेगा, जो कि कस्टमर का रहेगा, कंपनी का भी हो सकता है, अनऑर्गेनाइज्ड रहेगा। कुल मिलाकर के बात इतनी है। उसके बाद में है हमारे पास प्लानिंग और ग्रोथ प्लान, हमारे पास उसमें कमी देखी जाएगी। जो हमारे पास ग्रोथ होनी चाहिए आगे आने वाले ईयर्स के अंदर, या फिर कोई जो प्लान होना चाहिए हमारे पास, हाउ कैन आई वर्क विद दैट पर्टिकुलर कस्टमर्स एंड हाउ कैन सेल, मतलब मैं उसको, उस कस्टमर्स को मैं प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकता हूँ, या फिर मेरी कंपनी को ग्रोथ और कैसे करवाई जा सकती है। अगर 20 करोड़ की सेलिंग है तो उसको 40 करोड़ में कैसे कन्वर्ट करना है, विच इज़ मीन्स, ठीक है। तो ग्रोथ प्लान हमारे पास वहाँ पे उस ग्रोथ प्लान की कमी रह सकती है अगर हम सीआरएम का यूज़ ना करें तो, ठीक है जी। उसके बाद में आता है हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखिए सीआरएम जो सबसे ज़्यादा ऑपरेट जो करते हैं, सबसे ज़्यादा ऑपरेट जो करते हैं वो सीसीई ही होते हैं, हमारे कस्टमर के एग्जीक्यूटिव्स। उनके ऊपर जो टीएल होते हैं वो भी यूज़ करते हैं, उतने ही लेवल का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। और उनसे ऊपर जो हमारे पास ऐसे होते हैं या फिर और कोई पोस्ट होते हैं, आपके हिसाब से देखा जाए तो मैनेजर जिसको हम बोल सकते हैं, बट वो मैनेजर पोस्ट होती नहीं है वहाँ पे, ठीक है, वो अलग पोस्ट होती है दूसरी उसमें, ठीक है जी। तो अगर एक सीआरएम का यूज़ करे तो उसका टाइम बहुत सारा बच जाता है, जबकि कस्टमर को इन्फॉर्मेशन वो बाय हैंड टू हैंड ही दे देता है विद द हेल्प ऑफ सीआरएम सॉफ्टवेयर। सीआरएम सॉफ्टवेयर की मदद से वो क्या करता है, कस्टमर का नाम जानता है या कस्टमर का मोबाइल नंबर या कंप्लेंट नंबर के थ्रू उसकी सारी की सारी डिटेल अपने सीआरएम सॉफ्टवेयर में निकालेगा, निकालते ही कस्टमर्स को बता देगा, ठीक है जी। और अगर हमने वहीं पे दूसरी केस में हम देखें कि अगर हम सीआरएम का यूज़ नहीं कर रहे हैं और हमको पेपर फाइल के अंदर ढूंढना पड़े, तो उसमें हमको नाम भी देखना पड़ेगा कि कौन से कस्टमर की बात हो रही है, वो कहाँ से है, मोबाइल नंबर क्या था, ये सारी कुछ डिटेलें हमको चेक करनी पड़ेंगी, जिसमें हमारा टाइम कंज्यूम, मतलब कि टाइम की खपत ज़्यादा हो जाएगी कुल मिला करके, ठीक है, अगर हम सीआरएम का यूज़ नहीं करेंगे तो। उससे आगे हम बढ़ते हैं। अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा लग रहा है तो कस्टमर वेट नहीं करेगा इतना, और जिससे हमारी, अगर कस्टमर वेट नहीं करेगा तो वो हमारी कंपनी को छोड़ करके भी जा सकता है। अगर कस्टमर हमारी कंपनी को छोड़ करके चला जाएगा तो उसका सीधा सीधा रीज़न सही है कि हमारी जो कस्टमर सर्विस है, जो हमको बहुत अच्छी रखनी चाहिए, तो वो हमारी बहुत अच्छी रहती नहीं है। तो अगर हम सीआरएम का यूज़ ना करें तो हमारी एक जो नुकसान ये भी है कि हमारी जो कस्टमर सर्विस है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, पुअर हो जाएगी, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। और इसका देखिए सिंपल सा हमारे पास है, हम लॉन्ग टर्म मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक ही हमारे पास अकाउंट है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 1 साल तक चला सकते हैं, एक महीने तक भी चला सकते हैं, 1 सप्ताह तक भी चला सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारे पास 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए, जब तक कंपनी चलेगी, जब तक कंपनी सीआरएम का यूज़ करेगी, तब तक उस कस्टमर का डेटा हम साथ में लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डेटा या लॉन्ग टर्म अकाउंट्स जो हैं हम सीआरएम के अंदर इजीली मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। और अभी किसी बच्चे को डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है आराम से, बिल्कुल उसके कस्टमर की तो नहीं बोलेंगे, उन बच्चों की क्वेरी का सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है जी। अब सबसे मेन मुद्दा आता है कि जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डाउट रहते हैं, कोल्ड कॉलिंग किसे कहते हैं। बहुत ही हिंदी और बिल्कुल स्पष्ट भाषा में आपकी लोकल लैंग्वेज में बनाई गई डेफिनेशन है ये, ठीक है जी। कोल्ड कॉलिंग सिंपल सा क्या है, कोल्ड कॉलिंग उन लोगों को कॉल करना होता है जिनके पास कंपनी के साथ कोई पूरक संबंध, पूरक मतलब पहले से,
ठीक है, पहले से कोई संपर्क नहीं रहता है और उनकी सेवाओं के बारे में जानने की कोई कोशिश भी नहीं करता है। उन कस्टमर्स का है कुल मिलाकर के कोल्ड उन कस्टमर्स को की जाएगी जिन्होंने हमारे कंपनी के बारे में जानने की पहले कोशिश ना की हो। उस कॉल को, है ना, समझ में आई बात? अच्छा, जिसके द्वारा किसी भी ग्राहक को उसकी मर्जी के बिना सामान बेचने की कोशिश की जाती है। अब देखिए, कस्टमर को वो सामान तो चाहिए, वो प्रोडक्ट तो चाहिए, बट वो आपकी कंपनी से ही लेगा। वो चीज़ एक सीसी ही हैंडल करता है, उसके पास सेलिंग जो स्किल होती है एक सीसी के पास वो होनी चाहिए। कुल मिलाकर के कोल्ड कॉलिंग किसे कहते हैं? कोल्ड कॉलिंग उन लोगों को की जाती है जिसने हमारी कंपनी व कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानने की कभी कोशिश न की हो, और कोल्ड कॉलिंग के थ्रू ही हम अपने प्रोडक्ट की सेलिंग करते हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाएगा तो वो कस्टमर हमारा ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट बन जाएगा। तो इसलिए इसको ऐसा भी बोला जाता है कि नए कस्टमर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? कोल्ड कॉलिंग करते हैं। और कोल्ड कॉलिंग का ही बिल्कुल दूसरा स्वरूप हम मान सकते हैं आउटबाउंड कॉल। ठीक है, आउटबाउंड कॉल को भी हम कोल्ड कॉलिंग कहते हैं। समझ में आई बात? उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोल्ड कॉलिंग कैसे करते हैं। कोल्ड कॉलिंग करते कैसे हैं? कोल्ड कॉलिंग हमेशा दो प्रकार से की जा सकती है। ठीक है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन हो सकती है, पहली बात। दूसरा, हमारे पास ऑनलाइन के तरीके के अंदर व्यक्ति का नंबर प्राप्त करके उसको कॉल की जाती है और उसके साथ कम्युनिकेशन स्थापित किया जाता है। और कई बार कस्टमर को मानसिक रूप से विकसित रूप से, मतलब उसको मेंटली प्रिपेयर हम कर लेंगे कि हमारा प्रोडक्ट ले ले। ठीक है जी। और दूसरे, इन द केस ऑफ ऑफलाइन जब हम देखते हैं तो हम जिसको हम जाते हैं डोर टू डोर मार्केटिंग। मतलब आपके घर के सामने एक लड़का आता है या फिर लड़की आती है कि जी पुखराज की कंपनी से हम बोल रहे हैं और हमारी कंपनी हर्बल प्रोडक्ट बनाती है और ये ऐसे हो जाता है, ये बीपी का कर देगा जी। जो डोर टू डोर मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, जो डोर टू डोर मार्केटिंग करते हैं वो हमारी क्या होती है? ऑफलाइन मार्केटिंग होती है, जिसको हम देख सकते हैं कोल्ड कॉलिंग के अंदर ही। वो भी अपने प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं, ठीक है, और अपने न्यू कस्टमर बना रहे होते हैं। सिंपल, समझ में आया तो बहुत ही अच्छी बात है। आप कमेंट में यस भी लिख दीजिएगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है हॉट कॉलिंग व कोल्ड कॉलिंग में अंतर। ये बहुत बच्चों को दिक्कत रहती है। हॉट कॉलिंग क्या होती है और कोल्ड कॉलिंग क्या होती है? इसमें कई बच्चे बोलते हैं कि हॉट कॉलिंग जो राजस्थान से की जाए और कोल्ड कॉलिंग जो शिमला से की जाए। तो ऐसा कोई भी मिथ यहाँ पे नहीं है कि आपके एरिया के हिसाब से या गर्मी के हिसाब से या ठंड के हिसाब से हम कॉलिंग करें तो वो कॉल हो जाती है, नहीं। हॉट कॉलिंग सिंपल सा मतलब ये है, हॉट कॉलिंग में हमारे पास पहले से कस्टमर के ऊपर लीड रहती है और हमारा पहले से कस्टमर बना हुआ होता है, उसके साथ कॉल करना। ठीक है, जो हमारा पहले से कस्टमर बना हुआ है उसके साथ कॉल करना, उसके साथ कम्युनिकेशन करना। जो हमारा पहले से कस्टमर था उसी के साथ ही, भले ही वो हमारा कस्टमर के साथ जो संबंध है कंपनी का वो मजबूत है या नहीं है, अच्छा है या नहीं है, वो कोई मैटर नहीं करता है, बट वो पहले से हमारा कस्टमर है, उसी के साथ कम्युनिकेशन करना बाया कॉल हो सकता है, बाया फेस टू फेस हो सकता है। कॉलिंग दिया गया तो हम कॉल को ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे। कॉल के माध्यम से अपने पुराने कस्टमर के साथ बातें करना, जिसके साथ हमारा संबंध भले ही कमज़ोर हो या फिर मजबूत हो, उस चीज़ में हम देखेंगे आगे। ठीक है, और जो कोल्ड कॉलिंग होती है, कोल्ड कॉलिंग में हम हमेशा हमारे नए कस्टमर बनाते हैं जिसके साथ हमारे पहले से कोई भी संबंध नहीं होता है, क्योंकि हमको नया कस्टमर बनाना होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास कोई पहले से लीड नहीं होती है। हम पुराने कस्टमर के अंदर अगर देखें तो हमारे पास लीड होती है, कुछ एज होती है कि वो हमारी बात समझेंगे और हमारी बात के साथ एग्री भी करेंगे। ठीक है जी, आगे हम बढ़ते हैं बेनिफिट्स। बेनिफिट्स किसके? देखिए, हमारे पास जो बेनिफिट्स हैं वो CRM के बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ऑटोमेटेड टास्क। ऑटोमेटेड टास्क का मतलब सिंपल सा है कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ को आपको मेल भेजना है तो CRM खुद भेज के देगा। अगर आपको कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है तो आपका CRM आपको रिपोर्ट जनरेट करके देगा। ऑटोमेटेड टास्क, ऑटो का मतलब अपने आप जो टास्क कंप्लीट करेगा उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटेड टास्क। ठीक है जी, आगे आता है इम्प्रूव कम्युनिकेशन। इम्प्रूव कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल सा है कि अगर आपके TL ने आपको कोई क्या दिया, टारगेट दिया, तो वो बिना बोले भी आपके CRM में टारगेट भेज देगा, जिससे इंटरनल कम्युनिकेशन आपका क्या हो सकता है? बेटर हो सकता है।
इन द केस ऑफ अगर कम्युनिकेशन की बात चले तो हम कम्युनिकेशन दो प्रकार के पढ़ते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल जो कंपनी की बाउंड्री के अंदर, कंपनी के एम्प्लॉयज़ के अंदर ही, कॉलीग्स के अंदर के ही आपके कम्युनिकेशन होते हैं, इन बिटवीन द एम्प्लॉयज़ जिसको हम बोल सकते हैं, वो कम्युनिकेशन होगा तो वो आपका इंटरनल कम्युनिकेशन होगा। अगर कंपनीज़ के एम्प्लॉय कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में भी आ सकता है। ठीक है जी, आई बात समझ में। तो इम्प्रूव कम्युनिकेशन आपकी CRM की हेल्प से जो इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन दोनों को ही इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है जी। इंक्रीज विजिबिलिटी, इंक्रीज विजिबिलिटी का मतलब सिंपल सा ये है कि आप किस प्रकार का काम कर रहे हैं कंपनी में रहते हुए, आपके काम की क्वालिटी, ठीक है, आपके कॉल की क्वालिटी, आपके बोलने का ढंग, आपको समझाने का तरीका, कस्टमर आपका कन्वेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये ऐसी चीज़ों को TL आपकी KPI में लेता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अंडर में लेता है, जिससे आपका प्रमोशंस जल्दी होता है, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट्स लगते हैं वगैरह वगैरह। तो इस फीचर्स को भी हम क्या करते हैं, CRM के अंदर ऐड कर लेते हैं, और हमारी कंपनीज़ के जो बेस्ट एम्प्लॉय हैं उनको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए भी हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं, इंक्रीज विजिबिलिटी का। आगे आता है इनहेंस लीड मैनेजमेंट। जो हमारे पुराने कस्टमर होते हैं उनके साथ हमारे और संबंध अच्छे करने के लिए, और नए कस्टमर जो हमने बनाए उनके साथ संबंध अच्छे स्थापित करने के लिए हम लीड मैनेजमेंट भी करते हैं, उनके कस्टमर्स के ऊपर हम लीड करते हैं। ठीक है जी। इंक्रीज रेफरल्स में भी हम हमारे, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि लाइक जब Paytm आया था सॉफ्टवेयर, तब वो रेफरल भी चलता था, और जैसे कि अभी भी चल रहा है, गूगल पे के थ्रू हम अगर किसी पर्सन को रेफरल करते हैं तो हमको भी कैशबैक रिफंड में मिलता है या फिर रिमाउंड में मिलता है, जब हम कोई भी नई ID का रेफरल बनवाते हैं तब, है ना। आई बात समझ में। तो इंक्रीज रेफरल्स भी होता है। एंड इम्प्रूव एनालिटिकल रिपोर्ट। एनालिटिकल रिपोर्ट मतलब जो हो सकता है एनुअल रिपोर्ट हो, मंथली रिपोर्ट हो, वीकली रिपोर्ट हो, उनके अंदर हमारे शेयर्स बोल सकते हैं आप, या फिर कंपनी इंप्रूव कर रही है या डिक्रीज कर रही है, मतलब लीड कर रही है, या फिर हमारा फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, कुल मिला करके हम बात देखें तो एनालिटिकल रिपोर्ट ये जनरेट करता रहता है बाय वीक एंड बाय मंथ, बाय ईयर, बाय डे बाय डे। ठीक है जी। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं, इसमें हमारी समय की बचत भी होती है, सेव टाइम, ऑर्गेनाइज डेटा एंड लीड मैनेजमेंट आई गए यहाँ पे, एंड हमारा पास ऑटोमेटेड टास्क भी हमने कर लिया है, और ऑर्गेनाइज डेटा हम रख सकते हैं, लॉन्ग हम अकाउंट को मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक्सटर्नल कोई बेनिफिट्स भी हैं हमारे पास जब हम CRM का यूज़ करते हैं तो कंपनी के अंदर। आगे हम बढ़ें तो हम देखते हैं टाइप ऑफ CRM का मतलब सिंपल सा क्या है कि हमारे पास दो टाइप के CRM होते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है, फंक्शनैलिटी की बेस पे, और दूसरा हमारे पास इनिशियलाइजेशन, जिसको हम इंस्टॉलेशन भी बोलते हैं, इंस्टॉलेशन के बेस पे। तो अगर हम सबसे पहले देखें फंक्शनैलिटी के बेस पे, तो फंक्शनैलिटी के बेस पे हमारे पास 3 प्रकार के CRM होते हैं। सबसे पहला ऑपरेशनल CRM, ठीक है, दूसरा हमारे पास एनालिटिकल CRM, और तीसरा हमारे पास है कोलैबोरेटिव CRM। ठीक है जी। इनको हम डीप एंड डाउन में आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में करेंगे, या फिर अलग से इसकी वीडियो भी बना सकते हैं। एक बार के लिए हम इनके नाम ही जानेंगे। ठीक है जी। हमारे पास दूसरे प्रकार का है इंस्टॉलेशन टाइप का। जो इंस्टॉलेशन हमारे पास CRM होता है उसके बेसिस पे हम अगर देखें तो हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, ऑन प्रीमिसेस CRM, ऑन क्लाउड बेस्ड स्टोरेज, क्लाउड बेस्ड CRM, एंड तीसरा एक हमारे पास होता है ओपन सोर्स CRM। आपकी बुक में ये नहीं दिए गए, आपकी बुक में आपका जो नॉन वॉइस आप पढ़ेंगे, मॉड्यूल नंबर विल बी 3rd रहेगा मेरे हिसाब से नॉन वॉइस के अंदर, उसके अंदर दिया हुआ है ओपन सोर्स CRM। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या होती है कि जैसे मान लीजिए क्लाउड स्टोरेज मैंने बताया था आपको पहले, तो क्लाउड बेस्ड जो स्टोरेज होती हैं उनके हिसाब से ओपन सोर्स होता है उनके हिसाब से, और ऑन प्रीमिस जो हमारे पास स्टोरेज यूनिट होते हैं उनके हिसाब से भी हम क्या करते हैं, कुल मिलाकर के ये किस पद्धति के ऊपर बनाए गए हैं, इंस्टॉलेशन कैसे होते हैं, किन किन, जैसे मान लीजिए मैक में चलेगा, विंडो में चलेगा, एंड्रॉयड में भी चलेगा, फ्लैक्सीबल है या नहीं है, इन चीज़ों का यहाँ पे इस कैटेगरी में ध्यान रखते हैं। ठीक है जी। ऑपरेशन में अगर हमको कोई ऑपरेशनल CRM बनाना है तो ऑपरेशनल CRM हम बनाते हैं। एनालिटिकल में कोई चीज़ हमको जैसे मान लीजिए एनालाइज करनी है तो एनालिटिकल CRM होता है। कोलैबोरेटिव जैसे मान लीजिए मेरे को एक टीम के साथ काम करना है तो उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, कॉल्स भी हो सकते हैं, तो ऐसे CRM जो होंगे हमारे पास कोलैबोरेटिव नेचर्स के
होंगे। तो इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, और इनका बस आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता होना चाहिए कि बस ये 3 टाइप के होते हैं और ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है जी, आगे हम बढ़ते हैं। हाउ टू प्रायोरिटाइज योर टास्क इन अ 4 स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास लिस्ट बनाना। जितने भी काम आपको असाइन किए जाएंगे कंपनीज़ के अंदर में, उसकी आप एक लिस्ट बनाएंगे डे बाय डे, अगर आपको काम जल्दी करना है तो। ठीक है, आपने पीछे वाला काम, जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर आपसे कन्विंस नहीं होता है या फिर आपसे सेटिस्फाई नहीं होता है, तो आप वो दोबारा से कॉल करने की रिक्वेस्ट करता है, तो वो आपके पास ही आती हैं। ठीक है, नॉन वॉइस के अंदर तो, और उसको फिर आप दोबारा से डील अप करते हो। तो उसके लिए लिस्ट बनाना कि आज मेरे पास कितनी कॉल्स आई हैं और मेरे को टीएल ने कितनी असाइन, न्यू टास्क कितने असाइन किए, उसके हिसाब से हमने को क्या बनाते हैं, लिस्ट बनानी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट सीआरएम में भी बनी होती है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। ठीक है जी, कई कंपनियां पेपर अलाउ करती हैं और कई नहीं करती हैं। दूसरा हमारे पास है कि हमको प्रायोरिटाइजेशन देना था कि कौन से टास्क को कौन सबसे पहले मैनेज करेंगे, आज की कॉल्स को मैनेज करेंगे या फिर पीछे जो हमारा दिन बीत चुका है, जो जा चुका है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने कॉल्स को क्या करेंगे, प्रायोरिटाइजेशन देते हैं। तो प्रायोरिटाइजेशन हमको देखने पड़ते हैं कि हमको कौन सा पहले प्रायोरिटाइज वर्क है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास है शेड्यूल। हम अपने कैलेंडर के अंदर भी देखेंगे कि हमने एक दिन के अंदर कितना काम किया, एक सप्ताह के अंदर कितना किया और एक महीने के अंदर कितना काम किया। तो उसको हम बोलते हैं शेड्यूल योर टास्क इन ए कैलेंडर। ठीक है, आपका जैसे मान लीजिए कोई टास्क है, आपको अगले महीने की 17 तारीख को करना है, तो आप पहले से टारगेट बना देंगे उस 17 तारीख पे कि यहाँ तक मेरे को वो टास्क कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वो शेड्यूल फिक्स हो जाता है वहाँ पे हमारे पास। उसके बाद में हमारे पास क्या है, टीम मेट्स से भी आपको क्या करना है, कंफर्म करना है, वहाँ पे आपको डिस्कशन करना है कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं। आप सीसी तो नहीं रहेंगे हमेशा ही, टीएल में भी प्रमोट होंगे, एई में प्रमोट होंगे, मैनेजर में भी जाएंगे, वगैरह वगैरह जो ऊपर वाली पोस्ट है उनमें भी जाएंगे। तो अपने टीम्स मेंबर्स के साथ भी आपको डिस्कशन करना होता है कि हम ये प्रोग्रेस कर रहे हैं, अगर हम ये काम करेंगे तो इतना प्रोग्रेस हो जाएगा, सिंपल। ठीक है जी, तो लास्ट हमारे पास यही स्लाइड थी। तो अभी हम लास्ट के लिए हम बोलेंगे कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। ठीक है जी, एंड थैंक यू वेरी मच यू अटेंडिंग दिस लेक्चर एंड ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यारे बच्चों।